नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। बजट सत्र के तीसरे दिन की कार्रवाई हंगामेदार रही है और हंगामे की वजह हरियाणा धर्मांतरण रोकथाम विधेयक 2022 रहा, जिसको गृह मंत्री अनिल विज ने विधानसभा में पेश किया। अब बिल पेश होते ही कांग्रेस ने हंगामा शुरू कर दिया। कांग्रेस विधायक रघुवीर कादियान ने तो बिल की कॉपी को ही फाड़ दिया, जिससे यह मामला और गर्मा गया। अब स्पीकर ने सदन की अवमानना को बताते हुए कादियान को बजट सत्र की कार्रवाई से सस्पेंड कर दिया, जिससे विपक्ष और भी लाल हो गया। हो हंगामे के बीच मुख्यमंत्री ने भी विपक्ष को समझाने की कोशिश की और साफ किया कि सौहार्द भाईचारा बना रहे, इसलिए इस तरह का कानून हम लेकर आ रहे हैं। तो आज सदन के अंदर जब धर्मांतरण विरोधी बिल लाया गया था तो उस बिल को पेश किया जा रहा था, लेकिन उसकी कॉपी को आप देखें किस तरह से रघुवीर कादियान के द्वारा फाड़ा गया है। कांग्रेस ने इसको लेकर के हंगामा किया, जिसके बाद बिल की कॉपी फाड़ने के चलते स्पीकर के द्वारा रघुवीर कादियान को सस्पेंड कर दिया गया और यह हंगामा फिर और ज्यादा बढ़ा और बाद में मुख्यमंत्री को भी इस मामले को लेकर के ये बयान देना पड़ा कि सदन के अंदर गरिमा को बनाए रखें और साथ ही साथ अगर आपसी सौहार्द को बनाए रखना है तो इसलिए इस तरह का कानून बेहद जरूरी है। आदरणीय साथी ने ठीक कहा, देश का बंटवारा धर्म के आधार पर कांग्रेस पार्टी ने करवाया। 1984 में धर्म के आधार पर सिखों का कत्लेआम कांग्रेस पार्टी ने करवाया। उन्होंने उठाया मुद्दा, ये उन्होंने मुद्दा उठाया, ये ऐसा है, उन्होंने मुद्दा उठाया, सजाएगी कांग्रेस के लिए मुद्दा उठाया, इसके बाद मुद्दा उठाया, ये लेट मी क्लैरिफाई। बैठ जाइए, देखिए एक मिनट बात सुनिए। उन्होंने मुद्दा उठाया, ये एक मिनट बैठ जाइए, मुद्दा उठाया, लेट मी नीरज जी बैठ जाइए। गोगी जी प्लीज। सांप्रदायिकता इनके जहन में है, इसलिए ये इस प्रकार की बातें उठाते हैं। लेकिन ये जो हम बिल लाए हैं, इस बिल में कहीं पर भी हिंदू, मुसलमान या ईसाई का जिक्र नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। यहां पर एक धर्म से दूसरे धर्म में किसी लालच से, किसी भय से, किसी डर से परिवर्तन करने का जिक्र है, कहीं पर भी नहीं है। आप पढ़ के इसमें एक शब्द दिखा दो कि कहीं पर मुसलमान को हिंदू या हिंदू को मुसलमान। नहीं जबरदस्ती, एक शब्द देखिए कोई इसमें जबरदस्ती नहीं है। ये आपकी जो मंत्री जी कह रहे हैं वो आपकी सांप्रदायिकता बोलती है। आप धर्मनिरपेक्ष हैं, हर आदमी को अपने धर्म को मानने का, चलाने का अधिकार है, हर आदमी को है। लेकिन किसी को एक धर्म से दूसरे धर्म में डर देकर, भय देकर, लालच देकर, गुमराह कर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से अपना नाम बदलकर उसको धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार नहीं है। हम ये बिल उसके लिए लाए। देश का पार्टीशन हुआ, देश का पार्टीशन हुआ धर्म के नाम। लाखों आदमी उधर मरे, लाखों आदमी इधर मरे। बड़ी पीड़ा थी, बड़ा दुख था, बड़ा दर्द था। और जो गांधी जी की जो एक प्रार्थना थी, हरमन प्यारे सीताराम, उस जेनोसाइड के बाद उनकी प्रार्थना बदली, हरमन प्यारे राम रहीम। एक तो वो हालात थे और अब ये जो हालात में, इसलिए ये आपके माध्यम से
सदन के साथियों के साथ में शेयर करना चाहता हूं कि ये जो बात उस टाइम हुए, अब फिर एक ऐसे ही हालात जो है ना देश में, मतलब जैसे लग रहा है, स्मेल कर रही है ये बातें कि विभाजनकारी नीतियों की तरफ देश जो है वो बढ़ रहा है। हम देख रहे हैं जो हालात चुनाव के देख रहे हैं, इसमें मुद्दों से हटकर जो भाषाएं बोली जा रही है वो देश के हित में नहीं। मैं एक तो ये बात कहना चाहता हूँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ स्पीकर सर कि इसमें जो राम और रहीम के बीच में जो दीवार खड़ी की जा रही है, मैं नहीं कहता किसी के ऊपर, लेकिन जो दीवार खड़ी की जा रही है, ये दीवार खड़ी करने वाले लोग तो नहीं रहेंगे, दीवार खड़ी रहेगी और देश उसी दिशा में जा रहा है जो विभाजनकारी नीतियों के साथ पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए, छोटे छोटे राजनीतिक फायदों के लिए किस दिशा में जा रहा है। ये बिल जो है इस तरह की बात स्मेल करता है, इसकी इंटेंशन ठीक नहीं है। तो मेरे आपके माध्यम से ये है कि भाई ये बिल जो है या तो सेलेक्ट कमेटी को पास होने से पहले, सेलेक्ट कमेटी को हर जगह प्रोविजन है, सेलेक्ट कमेटी इसको स्टडी कर ले और फिर इसमें ये प्रस्तुत हो जाए। ये मेरा आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय, देखिए पहली बात तो ये है जो हमारे माननीय सदस्य ने भी बताया है कि इसमें किसी धर्म का कोई नाम नहीं लिखा है, किसी धर्म का। काद्यान साहब थोड़ा सा, किसी धर्म का नाम नहीं लिखा है। नहीं, छुपा हुआ बता रहा हूं ना, छुपा हुआ, हाँ छुपा हुआ बता रहा हूं, मैं सारी बात बता रहा हूं। छुपा हुआ क्या है, उसको रोकना है, जो छुपा हुआ उसको रोकना है, और इसलिए बिल है। तो आज तक जो छुपी हुई बातें होती रही हैं वो छुपी हुई बातें आगे बंद हो जाए। अब सुनिए, अब इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है कोई भी व्यक्ति, आप इसको स्वीकार करना हो तो आप बोल देना, ताकि आपको किस कैटेगरी में खड़ा करना होगा बता देंगे। कोई भी व्यक्ति मिथ्यारूपण लिख लीजिए। इसके अंदर इसका जो सेक्शन 3 है उसका 1 में है, मिथ्या निरूपण द्वारा बल प्रयोग, धमकी, अनुचित प्रभाव, पर पीड़न, पर लोभन या डिजिटल ढंग के उपयोग सहित किसी कपटपूर्ण साधनों द्वारा, सुनो एक मिनट आगे सुनो, पूरी बात सुन लो, द्वारा या विवाह द्वारा या विवाह के लिए या तो प्रत्यक्ष या अन्यथा से किसी अन्य व्यक्ति का एक धर्म से अन्य धर्म में परिवर्तन नहीं करवाएंगे। अगर इन चीजों से नहीं, किसी ने नहीं कहा ये, आप बाल रखे ना रखें, किसने आप बाल रखे ना रखें, गोपी, अरे ये कहीं नहीं लिखा भाई, ये कहीं नहीं लिखा, जो लिखा है वो समझिए, आगे समझिए। हो गया खाली बात पूरी सुन लो, कहीं नहीं लिखा कि अगर अपनी मर्जी से कोई धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो उसका प्रावधान लिखा हुआ है। इसमें प्रावधान लिखा हुआ है कि आप डिप्टी कमिश्नर को एक एप्लीकेशन देंगे कि मैं अपना धर्म परिवर्तन करना चाहता हूं, और वो अपना धर्म परिवर्तन कर सकता है। इस बेंचों वाले बैठने वाले चाहे सारे कर लो, हमको कोई आपत्ति नहीं, चाहे सारे कर लो, हमको आपत्ति नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अरे मैं कह रहा हूं ना, मैं सबके लिए कह रहा हूं, लेकिन आप उसका विरोध कर रहे हो, इसका मतलब नहीं, कोई गैर जमाने नहीं। सुनिए, मैं इस बिल को विरोध करने का मतलब क्या, इस बिल का विरोध करने का मतलब क्या कि आप चाहते हैं कि धर्म परिवर्तन होता रहे, आप चाहते हैं कि धर्म परिवर्तन होता रहे, कोई नहीं बर्दाश्त करेगा, इस हरियाणा में कोई बर्दाश्त नहीं करेगा।
तो आज बजट सत्र में आपने देखा विधानसभा के अंदर कैसे इस धर्मांतरण विरोधी कानून को लेकर के जमकर हंगामा हुआ है। लेकिन आइए अब आपको ग्राफिक के जरिए भी बताते हैं कि कहां कहां पर और किन राज्यों में पहले से ही इस तरह का जो कानून है वो मौजूद है। ओडिशा में 1967 में ही इस तरह का एक कानून पहले ही बना दिया गया था, यानी कि सबसे पहले ओडिशा में इस तरह का जो कानून है वो लाया गया था। मध्य प्रदेश में 1968 में इस तरह का जो कानून है वो लाया गया, और फिर अरुणाचल प्रदेश के अंदर 1978 में ये धर्मांतरण विरोधी जो कानून है उसको पारित किया गया था। फिर गुजरात में 2003 के अंदर ऐसा ही धर्मांतरण विरोधी जो कानून है उसको लेकर के आया गया, और इसी से आगे बढ़ते हुए फिर छत्तीसगढ़ में भी 2006 में धर्मांतरण विरोधी कानून बनाया गया। इन राज्यों को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इनकी आवश्यकताएं क्यों पड़ी हैं। झारखंड में 2017 में भी इसी तरह का धर्मांतरण विरोधी कानून आया। उत्तराखंड के अंदर फिर 2018 में इस तरह का धर्मांतरण को रोकने का जो कानून है वो बनाया गया। फिर हिमाचल प्रदेश में 2019 में धर्मांतरण को रोकने को लेकर के ये कानून लाया गया, और फिर उत्तर प्रदेश में 2020 में ये जो कानून है इसको लाया गया और इसको इम्प्लीमेंट किया गया। और अब इसी तरह का कानून हरियाणा के अंदर भी बनाया जा रहा है, जिसको लेकर के आपने देखा कि आज सदन के अंदर किस तरह की स्थितियां बनी। जमकर इसको लेकर के विरोध हुआ, इस पर ऐतराज जताए गए, और उसके बाद आपने देखा दो राज्य इसमें ऐसे भी हैं कि तमिलनाडु और राजस्थान में जो ये कानून था उसको वापस ले लिया गया है। 2002 में तमिलनाडु में 2002 में धर्मांतरण का कानून पारित किया गया, और 2006 में इसको वापस कर दिया गया। तो अब आज की बहस के सवाल हैं, उस पर नजर डालते हैं और उसके बाद आज की चर्चा में आगे बढ़ेंगे। सवाल आज की बड़ी बहस का पहला यही है कि धर्मांतरण विरोधी कानून पर आखिर घमासान क्यों मचा हुआ है और इस पर क्या हंगामा हो रहा है। विधेयक के जो ऐतराज हैं विपक्ष को वो आखिर क्यों हैं, और हंगामे की भेंट आखिर क्या बजट सत्र एक बार फिर से चढ़ेगा। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये सवाल अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। सभी मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, पहले उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं, फिर चर्चा में आगे बढ़ते हैं। प्रवीण अत्रे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। प्रवीण अत्रे जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में। बालमुकुंद शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। बालमुकुंद शर्मा जी, आपका भी स्वागत है। ओंकार सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है इंडियन नेशनल लोक दल के। ओंकार सिंह जी, आपका भी स्वागत। कुलभूषण भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेता हैं, आप हिंदू संगठन की तरफ से जुड़ रहे हैं। कुलभूषण भारद्वाज जी, आपका भी स्वागत। और हाजी शहजाद खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। हाजी शहजाद खान, आपका भी इस चर्चा में स्वागत है। प्रवीण जी, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करूंगा, क्योंकि आज जिस तरह की स्थितियां हम लोगों ने विधानसभा के अंदर देखी, जो धर्मांतरण विरोधी कानून आप लोग लेकर के आ रहे थे, जो विधेयक रखा गया, उसको लेकर के बड़ा ऐतराज हुआ। इसको किस तरह से देखा जाए और जो ऐतराज जताया जा रहा था उसके क्या मायने समझे जाएं? आपका पहला रिएक्शन मैं इस पर चाहूंगा। देखिए, ऐतराज की जहां तक बात करें, उससे तो स्पष्ट नजर आ रहा था कि केवल तुष्टीकरण की राजनीति। जिस तरह से कांग्रेस के विधायकों ने एक ऐसे कानून पे ऐतराज किया जिस कानून में किसी भी धर्म का जिक्र नहीं है, और उसके बावजूद अगर कांग्रेसी विधायक ये कह के ऐतराज करे कि धर्म विशेष के विरुद्ध है, उससे आप कांग्रेस की मानसिकता को समझ सकते हैं। देखिए, इस कानून के अंदर बड़ा स्पष्ट है कि जो धर्मांतरण, जो धर्म परिवर्तन गलत बयानी, गलत प्रभाव, जबरदस्ती, लालच या प्रलोभन से या कपट से करवाया जाए, ये जो कानून है, ये कानून उसके ऊपर रोक लगाता है। लेकिन इच्छा पूर्वक किया गया धर्म परिवर्तन, उस पे तो इस कानून में कोई रोक नहीं है। और इस कानून में किसी धर्म का जिक्र भी नहीं है, किसी धर्म के बारे में कहा भी नहीं गया है। लेकिन उसके बावजूद अगर कांग्रेसी विधायक इस तरह की बयानबाजी करके इसका विरोध करे, तो इससे कांग्रेस की मानसिकता समझ में आती है। लेकिन यहाँ पे आयु समझने वाली बात यह भी है कि ये कांग्रेस की मानसिकता क्यों है। देखिए, कांग्रेस पहले दिन से लगातार तुष्टीकरण की राजनीति इस देश में कर रही है। आपने यहाँ पे अपने शुरुआती उसमें जिक्र किया था राजस्थान के कानून का, जिसका आपने जिक्र किया कि वो कानून वापस ले लिया। देखिए, वो वापस नहीं लिया गया था, 2008 की बात है। वो जिस वक्त वसुंधरा राजे सरकार थी राजस्थान में, उन्होंने ये कानून विधानसभा में पास किया। केंद्र में यूपीए सरकार थी जिसने उस कानून के अंदर कुछ बिंदुओं पे ऐतराज जता के वापस कर दिया था। मतलब केंद्र में जो कांग्रेस की सरकार थी उसने उस कानून को लागू नहीं होने दिया था, ये स्थिति थी। अब एक और चीज देखिए कांग्रेस की मानसिकता की, ये वही कांग्रेस है जिसमें अगर कुछ नेताओं ने इनके वर्तमान नेतृत्व की इच्छा अनुरूप काम नहीं किया, इन्होंने उसको साइडन लगा दिया। उसका उदाहरण कौन है? वीरभद्र सिंह। हिमाचल के अंदर वीरभद्र सिंह जी इसी तरह का कानून 2006 में लेके आए थे, लेकिन इनके आकाओं को ये बात पसंद नहीं थी, क्योंकि इनकी जो राजनीति है वो राजनीति हमेशा से धर्म विशेष की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति, इस तरह की राजनीति कांग्रेस करती रही है।
मुझे जानना यह है कांग्रेसी मित्रों से कि जिस कानून के अंदर किसी धर्म का जिक्र नहीं है, इच्छा विरुद्ध किया गया धर्मांतरण पे जो कानून रोक लगाता है, इच्छा पूर्वक किया गया धर्मांतरण पे किसी तरह की रोक नहीं लगाता, उस पे क्या? ठीक है, मैं जवाब लेता हूं। बाल मुकुंद जी जवाब दीजिए। पूरे के पूरे मुद्दे को भटकाने में माहिर है और भटकाते रहते हैं। मैं आपके माध्यम से पूरा हरियाणा देख रहा इस पर, ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है। बीजेपी केवल वोट बैंक की राजनीति पर इस तरीके के विधेयक या इस तरीके के कारनामे करती है। मैं थोड़ा इसको बड़े डीपली आपको समझाऊंगा, और बहुत अच्छा कि आपने बीजेपी के प्रवक्ता के बाद ही मुझे टाइम दे दिया। ये लोग कहते हैं 1 नेशन 1 राशन कार्ड, 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 टैक्स, अब जीएसटी लेके आइए। अगर पूरे देश में धर्मांतरण पे कानून लेके आए, इनकी हिम्मत की, इनको पता लगेगा इनके अंदर कितनी हिम्मत है, क्यों नहीं लेके आएंगे ये। एक एक चीज में ब्रीफ करता चलूंगा आपके साथ। क्योंकि केरल में ये नहीं लेके आएंगे, वहां इन्होंने पार्टी का विस्तार करना है। पूर्वी स्टेटों में आसाम है, नागालैंड है, सिक्किम है, बॉर्डर स्टेट है जो बांग्लादेश में, वहां धर्म परिवर्तन होता है, ये वहां नहीं लेके आ रहे क्योंकि वहां इनको वोट सही है, वहां हर जगह इनकी सरकार है। अगर ये जो धर्म की बात है, पूरे हिंदुस्तान में एक कानून है, सब लोग पूरे हिंदुस्तान में बसते हैं, ये वहां लेके नहीं आएंगे जहां इनको उनसे वोट लेने हैं। इसी तरह का मामला बीच में इन्होंने बीफ पे उठाया था। जिन स्टेटों में गोवा के लोग, गोवा में इनकी सरकार है, वहां की सरकार ने कह दिया कि बीफ पर हम बैन नहीं लगाएंगे, इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। जहां इनको उत्तर प्रदेश में वोट चाहिए तो बीफ पे कानून बना दिया। ये जो लोग हैं, एक और नया उदाहरण मैं आपका बताता हूं इनको, ये बड़े सातिर दिमाग से चलते हैं लोग, इनकी एक विंग अलग है जो सातिराना अंदाज में काम करती है। यूपी में कह रहे हैं अगर जाटों को अपना रक्षा करनी है मुसलमानों से तो भाजपा को वोट दो, और हरियाणा में कहते हैं अगर नॉन जाट को जाटों से बचना है तो भाजपा को वोट दो। इनको ये नहीं पता ये जाट कौम है, महाराजा सूरजमल की औलाद है, जो उन्होंने दिल्ली की ईंट से ईंट बजा दी थी, वहां दिल्ली के दरवाजे तोड़ करके वो अपने घर ले गए थे। मतलब इतनी बहादुर कौम डरा रही है ये लोग, इनको बाल मुकुंद जी मुझे लग रहा है शायद कुछ नेटवर्क इशू है, आपकी आवाज मुझ तक स्पष्ट नहीं आ रही, मैं आपका रुख करूंगा। ओंकार जी आवाज मैं करता हूं आपसे, मैं करता हूं अगर इनको कानून चलिए बाल मुकुंद जी आपकी आवाज नहीं आ रही। ओंकार जी आपका रिएक्शन चाहूंगा, क्या एतराज है इसको लेकर? हेलो ओंकार जी आपकी आवाज भी नहीं आ रही है, मुझे आपको भी रोकना पड़ेगा। आयुष जी मेरी आवाज आ रही है? आयुष जी जी बात रखें अपनी। बाल मुकुंद शर्मा, मैं ये पूरा दोबारा एक बार रिपीट करता हूं, ये जो नहीं पहले वाली बात बाल मुकुंद जी आ गई आपकी आवाज, आपने जहां से बाद में बोलना शुरू किया ना वहीं से इंटरप्ट हुआ, बताइए। मैं कहता हूं जैसे ये भी आ गई थी क्या उत्तर प्रदेश का और जी उत्तर प्रदेश की बात बता दी आपने। मैं ये कहना चाहता हूं आयुष जी, पूरा हिंदुस्तान हमारा एक है, पूरा देश एक है। अगर ये कानून लेके आना चाहते हैं पूरे देश में लेके आए, कोई एतराज नहीं करेगा। अब इन्होंने देखिए एतराज प्रजातंत्र में एतराज का जगह है, विरोध की जगह है। हमने एतराज नहीं किया, हमने बोला कि सेलेक्ट कमेटी को भेज दो, कुछ चीजें जो चीजें कमी रह जाती है वो सेलेक्ट कमेटी में जरूरत। ये इस तरीके से भ्रमित करते हैं। हमने किसने एतराज किया? कांग्रेस ने ये कहा सेलेक्ट कमेटी में भेज दो, ये तो संवैधानिक प्रक्रिया है ना आयुष जी। और मैं ये कहना चाहता हूँ पूरे देश में ये लेके आए। चलिए ठीक है बाल मुकुंद जी, ये आपने स्पष्ट कर दिया, इस पर मैं प्रवीण जी से जवाब ले लूंगा। ओंकार जी आवाज मिल रही है आपको? धन्यवाद। चलिए ओंकार जी आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही है, मैं तब तक कुलभूषण जी का रुख करता हूं। कुलभूषण जी ये जो विरोध हो रहा है या विरोध को लेकर के जो तर्क रखे जा रहे हैं, आपका एक रिएक्शन मैं इस पर चाहूंगा। मैं सबसे पहले आप सभी को प्रणाम करता हूं जी। मुझे एक बात अभी तक समझ में नहीं आई, विरुद्ध धर्म परिवर्तन निवारण विधेयक, तो इसके धर्म कौन धर्म किसका धर्म परिवर्तन करा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? आज हरियाणा के जो हिंदू लोग हैं, चलिए कुलभूषण जी आपकी आवाज भी आज स्पष्ट नहीं है, मुझे लग रहा है आज कुछ तकनीकी समस्या है। हाजिर शहजाद खान जी आपको आवाज आ रही है मेरी? जी। ये जो धर्म को लेकर के जो कानून लाया जा रहा है इसको आप किस तरह से देखते हैं और इसको लेकर के जो ऐतराज हैं उसके क्या मायने समझे जाएं?
देखिए, पहली बात तो ये है कि सरकार है कुछ भी ला सकती है, चाहे वो पब्लिक हित की बात हो या ना हो, उसने अपनी मंशा रखनी होती है। वो चाहे किसी जाति विशेष को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि पहले टाटा में भी की गई थी। चलिए, बहुत सारे मामला थे। शहजाद खान जी, मुझे लग रहा है कि कुछ तकनीकी समस्या है, आपकी आवाज भी मुझ तक नहीं आ रही। प्रवीण जी, पहले आप जवाब दीजिए। जी जी जी, देखिए ऐसा है, कांग्रेस के प्रवक्ता ने कुछ विषयों पे बात की। पहले तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, हमारे गुरुओं ने, हमारे महापुरुषों ने धर्म की रक्षा के लिए अपने शीश तक कटवाए हैं। हम उस संस्कृति के लोग हैं जिस संस्कृति में ये कहा जाता है धर्मो रक्षति रक्षतः। इस बात का महत्व जिस दिन कांग्रेसी मित्रों को समझ में आ गया, उल जुलूल बातें करनी छोड़ देंगे। अब दूसरी बात, ये कहते हैं कि साहब पूरे देश में कानून क्यों नहीं बनाया। मैं इनसे एक सवाल पूछता हूं, कर्नाटका के अंदर कांग्रेसी मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उन्होंने इसी कानून का मसौदा कैबिनेट में पास किया था, तो उस कांग्रेसी मुख्यमंत्री को क्यों याद नहीं था कि भाई ये तो पूरे देश में बनना चाहिए, तूने अपने प्रदेश में क्यों बना रहा है। हालांकि वो बिल लागू नहीं हुआ क्योंकि इनकी केंद्र की सरकार नहीं चाहती थी, वो अलग विषय है। मैं ये कहता हूं कि अगर संविधान के आर्टिकल 25 से लेके 27 तक को बाल मुकुंद जी पढ़ लेते तो ये सवाल ही ना उठाते। इसीलिए कहता हूं कि कांग्रेस वैचारिक रूप से दिवालियापन की कगार पे खड़ी है। कांग्रेस की सोच इस तरह की है, इन्होंने जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनका नाम लिया कि साहब वहां इनको वोट चाहिए, इसलिए ये करना नहीं चाहते। ये वो कांग्रेस है। जब असम की अगर बात करते हैं तो ये अजमल जो है एक वहां पे नेता है जो विशुद्ध रूप से धर्म विशेष की राजनीति करते हैं, जिनका नाम है बदरुद्दीन अजमल। उनकी पार्टी का नाम है AIUDF। कांग्रेस उनके साथ गठबंधन में वहां पे चुनाव लड़ती है। वेस्ट बंगाल में यही कांग्रेस फुरफुरा शरीफ मजार के इमाम हैं अब्बास सिद्दीकी। अगर आयुष आप अब्बास सिद्दीकी का भाषण सुन लो ना, तो मुझे लगता है कि सुने हैं मैंने प्रवीण जी, सुने हैं और ना, वेस्ट बंगाल चुनाव के समय बहुत सुने हैं। एब्सोल्युटली। और ये कांग्रेस उसी के साथ गठबंधन में राजनीति करती है। केरल के अंदर यही कांग्रेस मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन में राजनीति करती है। ये केरल का यहाँ जिक्र कर रहे थे मेरे मित्र ने। अगर केरल हाईकोर्ट का 2009 का एक डायरेक्शन अगर पढ़ ली होती तो यहाँ पे इस तरह के सवाल ना उठाते। विषय यहाँ पे बड़ा सीधा है। आज से लगभग 6 महीना पहले एक चैनल ने स्टिंग किया था नू का, जहां पे एक व्यक्ति को पकड़ा गया उस स्टिंग के जरिए, जिसका नाम था अबू बकर। अबू बकर ने ये माना कि उसने लगभग 700 लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया, पैसे का लालच देके, शादी करवा के। ये अबू बकर ने माना। आपको याद होगा जामिया नगर दिल्ली से एक गैंग पकड़ा गया था जिन्होंने गूंगे, बहरे और गरीब लोगों का धर्म परिवर्तन कराया। खुद उन्होंने माना कि 1000 लोगों का हमने धर्म परिवर्तन कराया। कांग्रेसी मित्रों ने अगर अपने इतिहास के ऊपर थोड़ा गौर फरमाया होता, दुनिया का इतिहास अगर देखा होता, तो ये समझते कि जिस दुनिया में क्रूसेड और जिहाद इस तरह के वाकया 3-3 बार हुए हैं, उस दुनिया के अंदर धर्म की रक्षा। मुझे लग रहा है ओंकार जी शायद कनेक्ट हो गए। ओंकार जी जी जी, ओंकार जी, हाँ बात रखें। आयुष जी, मैं बताना चाहूंगा, ये सरकार मुद्दों से भटकाने में बहुत ही शातिर दिमाग रखती है। इन्होंने नया कानून लाए, हमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन आप पहले कानून का मसौदा तो देखिए, उसका उद्देश्य देखिए। उसमें स्पष्ट लिखा है कोई भी गलत बयानी, गलत प्रभाव या जबरदस्ती या प्रलोभन द्वारा धर्म परिवर्तन नहीं करवाएगा। तो मैं अपने भाई से परवीन अत्री से पूछना चाहता हूँ, भारतीय दंड संहिता 1860 में बनी है, उसकी धारा 420 पढ़ के देख लीजिए, धारा 376 पढ़ के देख लीजिए, धारा 297 पढ़ के देख लीजिए। ये सिर्फ मुद्दों से भड़काना चाहते हैं। जहां तक किसी को बेवकूफ बना के प्रलोभन दे के या गलत बयानी करके अगर धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो भारतीय दंड संहिता की धारा 420 ऑलरेडी अवेलेबल है। और अगर किसी से जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो रेप की कैटेगरी में आएगा। धारा 376 लगेगी जिसमें उम्र कैद की सजा है, जो इन्होंने 10 साल बनाया उससे भी ज्यादा सजा है। 376 हमारे भारत के संविधान में भारत को सबसे पहले पंथ निरपेक्ष बोला गया और आर्टिकल 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान दिया गया, जिससे स्पष्ट है कि हम भारतीय सबसे पहले भारतीय किसी धर्म के बाद में है।
हमें अपना धर्म या दूसरा धर्म अपनाने की स्वतंत्रता है। मैं अपने भाई से पूछना चाहता हूं कि आप ये जनता को ये समझाएंगे कि कैसे जबरदस्ती होती है? क्या जनता बेवकूफ है? मैं कुछ कहना चाहूंगा। 1860 के बाद जितनी सरकारें आई, क्या सारी बेवकूफ थी? क्या सारी की सारी समझदारी बीजेपी सरकार के पास ठीक है, है? कुलभूषण जी मुझे लग रहा है शायद कुछ कहना देख लीजिए। आ रहा हूँ सर, प्रवीण जी नंबर वन। एक सेकंड, प्रवीण जी मैं आता हूँ, मैं एक सेकंड पहले कुलभूषण जी का एक रिएक्शन ले लेता हूँ, देखो उनकी आवाज आ रही है मुस्तकिल। कुलभूषण जी आयुष जी मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। आयुष जी मेरी बात पूरी होने दीजिए। आज प्रदेश में इतनी समस्याएं हैं, प्रॉपर्टी आईडी की समस्या है, एनटीसी की समस्या है, धारा 134A की समस्या है, धारा 7A की समस्या है। इतनी समस्याओं की तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है। इनको सिर्फ और सिर्फ नजर चलिए ठीक है, आता आपने बता दिया ना ये मुद्दे से भटका रहे हैं। जनता ठीक को है, बरगलाया जाए, ठीक है, जनता कुलभूषण को जी बहकाया पहले, जाए। कुलभूषण जी एक सेकंड पहले, कुलभूषण जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी 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 हेलो, जी कुलभूषण जी बात रखें। मैं कहना चाह रहा हूं कि जो ये विधेयक आया है, इस विधेयक के अंदर उद्देश्य क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है। विधेयक है, आप मुझे बताइए, अगर कौन धर्म परिवर्तन करना चाहता है? धर्म परिवर्तन कौन करा? लोगों के नाम उस धर्म का नाम आना चाहिए देश के अंदर, तब तो लाभदायक होता। आपने एक विधेयक लाके छोड़ दिया, उसके अगर ये इस प्रकार के जो चलिए कुलभूषण जी मुझे फिर से रोकना पड़ेगा, मुझे लग रहा है कि शायद अभी भी नेटवर्क का इशू है। मैं बालमुकुंद जी कॉल करता हूं, बालमुकुंद जी, बालमुकुंद जी आपको आवाज आ रही मेरी? बालमुकुंद जी आपकी आवाज आ रही, बात रखें। मैं ये कहता हूँ, दो चीजें हमारे बीजेपी के प्रवक्ता ने बताया, उनकी बातों में कितना विरोधाभास है। इन्होंने जैसे धर्म परिवर्तन का जिक्र किया, अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में, अलग अलग स्टेटों में, अब दिल्ली का भी किया, दूसरी स्टेटों का किया। यही तो हम कह रहे हैं कि पूरे देश में एक कानून लेके आइए। ये दिल्ली का जिक्र कर रहे, दूसरी स्टेटों का जिक्र कर रहे, लेकिन लाइए ना पूरे देश में कानून। दूसरी बात, ये हमारे साथ गठबंधन की बात करते हैं, बदरुद्दीन की बात करते हैं, या दूसरे बासित की बात करते हैं। ये बताएं, महबूबा मुफ्ती की पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई, वो महबूबा मुफ्ती जिस समय वहां से हिंदुओं ने प्लान किया, हिंदुओं को मारा गया 1990 में, वो महबूबा मुफ्ती के पिता मुफ्ती मोहम्मद शहीद वहां मुख्यमंत्री थे, और बीजेपी की सरकार को समर्थन कर रही थी। बीजेपी की सरकार समर्थन कर रही थी, केंद्र में बीजेपी की सरकार थी। आप ये बताइए, जो बीजेपी की सरकार केंद्र में थी उस समय, जिस रात को हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, कि किसकी सरकार थी? महबूबा मुफ्ती के पिता की केंद्रीय गृह मंत्री से बीजेपी सपोर्ट करी थी। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल सुन रहा हूं, मैं सुन रहा हूं। अब वो महबूबा मुफ्ती के साथ मिलकर सरकार बनाई है, इतना करते हैं, इतना इस तरीके का सतर इन्होंने अपना गिराया। ये इसका आज जवाब नहीं दे सकते। 100 साल बाद से हिंदुओं का कत्लेआम जिस समय हुआ, महबूबा मुफ्ती के पिताजी केंद्र में गृह मंत्री थे, और उन गृह मंत्री जो बीजेपी जिनको सपोर्ट करी थी, और उनके साथ मिलकर सरकार बनाई। और आज भी ये मुद्दे को दूसरे लोगों पर घेरते हैं। अब ये पंजाब के बारे में भी बता रहे थे कि कत्लेआम के बारे में विधानसभा में गृह मंत्री जी बोल रहे थे। अरे उसी पंजाब सूबे में 5 हमारी सरकार बनी है। वो जिस पंजाब की ये जिक्र कर रहे थे, पंजाब में 5 बार हमारी सरकार बनी है। अभी लगातार बीजेपी का तो एक भी विधायक नहीं जीत के आता। जिस पे ये हमारे ऊपर 1984 के दंगों का आरोप लगाने की कोशिश करते हैं, लगातार कांग्रेस की सरकार बढ़ती रही। वहां के हमने वहां से राष्ट्रपति निकल के आए इस देश में, वहां से अलग अलग मुख्यमंत्री निकल के आए। शहादत दी है कांग्रेस ने। भाजपा के लोग क्या जाने शहादत के। अब ये शहादत की बात कर रहे थे, सिर कटाने की बात कर रहे थे, इन्होंने तो कभी नखून नहीं कटाया। ये है कौन इस देश में? जी शहजाद खान जी आपको आवाज मिल रही है? मैं ठीक है एक रिएक्शन ले लेता हूं, क्योंकि 2 मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं जिनकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी शहजाद खान जी, शहजाद खान जी, जी जी सर मैं आपकी बात आ गई। शहजाद खान जी, शहजाद खान जी आवाज मिल रही है आपको? जी आवाज मिल रही है। जी जी शहजाद खान जी, कैसे देख रहे हैं ये जो धर्मांतरण विरोधी जो कानून लाया जा रहा है? आपका रिएक्शन चाह रहा हूं मैं इस पर। नहीं, मैंने पहले भी कहा, ये सरकार कट्टरवाद सरकार है, ये कोई भी विधायक बता सकती है, लेकिन इनको ये सोचना चाहिए। चलिए शहजाद जी आपकी आवाज अभी भी नहीं आ रही, मुझे लग रहा है कुछ आप दोनों लोगों के साथ कुछ मुझे लग रहा है तकनीकी समस्या है। ठीक है प्रवीण जी जवाब दीजिए।
देखिए ऐसा है, मैंने जब शुरुआत में कहा था कि कांग्रेस वैचारिक रूप से दिवालियापन की कगार पे खड़ी, और उसके साथ साथ अब एक बात और कहता हूं कि कांग्रेसियों से बड़ा झूठा कोई नहीं। अभी बाल मुकुंद जी ने जिक्र किया जम्मू कश्मीर का, कश्मीरी पंडितों के पलायन का। अरे बीच में मत बोलिए भाई, चुप हो जाइए थोड़ी देर के लिए, अपनी बारी में बोल लीजिएगा। अरे अपनी बारी में बोल लीजिएगा सरदार जी, 2 मिनट चुप। तकलीफ होनी शुरू हो गई। इन्होंने कश्मीरी पंडितों के पलायन का जिक्र किया JNK से। इससे बड़ी बेशर्मी क्या हो सकती है? केंद्र में राजीव गांधी की सरकार थी, JNK के अंदर सैफुद्दीन सोज कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे 1995 के अंदर, जब कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ। इनको शर्म आनी चाहिए। अरे 1990 में हुआ, 1990 में हुआ, मैं तारीख बता दूं, 1990 में हुआ। झूठ बोल रहे हैं, इतना बड़ा झूठ बोल रहे हो, कम से कम रिकॉर्ड चेक कीजिए। अब ये सुनिए, ओमकार जी ये कह रहे थे कि साहब जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कैसे होता है, मुझे एक बार के प्रवक्ता बताएं। भूल गए ओमकार जी, आज से 4 महीना पहले इसी जम्मू कश्मीर के अंदर 2 सिख बच्चियों को जबरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन कराया गया था। आपको याद है? 376 बनी हुई है, आईपीसी में 1260 में बनी थी, इसी जम्मू कश्मीर अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मेरे को एक बात नहीं समझ आती, जब से बीजेपी सत्ता में आई है। चलिए एक एक करके बोले, एक एक करके बोले। देखिए एक एक की बात सुनेंगे तो मुझे लग रहा है कि ज्यादा बेहतर जवाब मिल पाएगा। इस तरीके से इंटरप्ट करने से कोई फायदा नहीं। ओंकार जी देखिए, इंटरप्ट करने से कोई फायदा नहीं है। ना आपकी बात समझ में आ रही, ना प्रवीण जी की बात समझ में आ रही है। थोड़ा धैर्यपूर्वक सुने ओंकार जी। नहीं ऐसे नहीं। ओंकार जी सुने, पहले सुने। हाँ प्रवीण जी, क्या ये तथ्य झूठा है कि 2 सिख बच्चियों के साथ कपट से शादी करके शादी के बाद धर्म परिवर्तन करवाया गया, और ये वाकया जम्मू कश्मीर में हुआ? क्या ये वाकया झूठा है? मैं ये जानना चाहता हूँ ओंकार जी से, क्या ये घटना झूठी है? मेरे को ये बता दे ओंकार जी, क्या हुआ नहीं ऐसा? ध्यान दे रहे हो? अरे हम पैदा नहीं हुए थे। अरे भाई एक बात सुन लीजिए, आप अपने बारे में सुन लीजिए, तकलीफ क्यों मान रहे हैं? तथ्य आपके सामने रखा है ना, उस तथ्य को जुटला दो। मैं ये कह रहा हूँ, हम केवल ये कहते हैं ये किसी भी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध। ठीक है ओंकार जी, आपका सवाल आ गया। भाई जवाब तो सुनने दीजिए ना उधर से। प्रवीण जी वो ये कह रहे हैं ऑलरेडी ये कानून एग्जिस्ट करता है, ऑलरेडी कह रहे हैं इस तरह की चीजें हैं जिस पे आईपीसी में आप इसके तहत कार्रवाई कर सकते हैं। ये नए कानून की जरूरत है क्या? समझाइए इसको। ठीक है, अब ओंकार जी सुनिए भाई, ओंकार जी समय की बर्बादी ना करें। ओंकार जी कोई फायदा नहीं हो रहा है ना, आपकी बात मैं समझ पा रहा हूँ ना प्रवीण जी की समझ पा रहा हूँ। एक एक करके नहीं, ओंकार जी समय की बर्बादी ना करें, आप अपने समय में बोले। प्रवीण जी कंप्लीट करें। मैं वही तो कह रहा हूँ आयुष, समस्या कहाँ है? समस्या पता क्या है कि ना तो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, ना कॉन्स्टिट्यूशन की धारा 25 पढ़ी जो आपको अधिकार देती है। अगर आपको उसको पढ़ा होता तो आईपीसी का जिक्र ही ना करते। यहाँ पे आप बिना उसको पढ़े आप आईपीसी का जिक्र कर रहे हो। अरे भाई आप सुन लो ना यार, आप परेशान क्यों होते हो? आप सुन लो आराम से, उसके बाद बोल लेना अपनी बारी में, जितना मर्जी बोलना, कौन रोक रहा है आपको? मेरा केवल इतना कहना आयुष यहाँ पे कि अगर हम ये कहते हैं किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध किया गया धर्मांतरण गलत है, उसको नहीं होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से करना चाहता है तो इस कानून में प्रावधान है। इस कानून में बड़ा स्पष्ट कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो वो डिप्टी कमिश्नर के पास जाके घोषणा कर देगा। डिप्टी कमिश्नर उसको अपने नोटिस बोर्ड पे चिपका देगा। अगर किसी को ऐतराज है, शक है, वो 30 दिन में उसके ऊपर अपना ऐतराज जाहिर कर सकता है, वरना डिप्टी कमिश्नर जांच के उसको इजाजत दे देंगे, खत्म, वो अपना करें धर्म परिवर्तन। हम कब रोक रहे हैं? लेकिन हम ये कह रहे हैं जिस तरह की घटना यमुनानगर में हुई, जिस तरह की घटना नूह के अंदर हुई। अभी एक और बात सुनिए, मैं कांग्रेसी विधायिका को सुन रहा था, वो बाहर मीडिया को कह रही थी साहब हरियाणा में तो आज तक जबरदस्ती धर्म परिवर्तन हुआ ही नहीं, यहाँ पे तो कानून की जरूरत ही नहीं है। जबकि यहाँ मैं नूह का जिक्र कर रहा हूँ, यमुनानगर की 3 घटनाएं हैं उनका मैं जिक्र कर रहा हूँ। उसके बावजूद अगर कांग्रेसी मित्र अपनी आंख मूंद लेंगे केवल तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, तो मुझे लगता है उससे कांग्रेस का भला होने वाला नहीं है। प्रदेश की जनता सुन। ठीक है, चलिए ओंकार जी, अब ओंकार जी क्या? ठीक है ओंकार जी, मैं इनसे पूछिए जम्मू कश्मीर की घटना सच है या झूठ है, पूछिए इनसे एक बार। ये कह रहे जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कैसे? ठीक है ओंकार जी, हाँ उस घटना के बारे में। ठीक है ओंकार जी। आयुष जी मेरा कहना ये है, अगर कानून की जरूरत है तो कानून बनना भी चाहिए, लेकिन ये सरकार सिर्फ और सिर्फ जनता का ध्यान आकर्षण दूसरी तरफ करना चाहती है। आज प्रदेश में कितनी समस्याएं हैं आप देखिए, महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, सब में नंबर 1 पे पहुंच गए हैं। प्रॉपर्टी आईडी की इतनी बड़ी समस्या है,
40 लाख प्रॉपर्टी आईडी नई बना दी गई है, जिसमें से 10 लाख बिल्कुल नहीं है और 30 लाख का नाम बदलकर नहीं बना दिया गया है। टैक्स की समस्या है, 134 में बच्चों के स्कूल की एडमिशन नहीं हो रही है। ठीक है ओंकार जी, देखिए समस्या है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि कोई समस्या अगर एग्जिस्ट कर रही है तो उससे आंख बंद कर ली जाए, पहले कोई दूसरी समस्या उस पर हम लोग को चर्चा कर लेनी चाहिए। समस्या तो समस्या है, हर समस्या पर चर्चा होनी चाहिए। ये भी आयुष जी मेरी बात तो पूरी होने दीजिए, अगर आप ही नहीं बोलने देंगे तो फिर मैं बैठ ही जाता हूँ। ठीक है, एक सेकंड, हाँ ठीक है ओंकार जी। ऐसा मेरे कहने का मतलब है, प्रदेश में बहुत सी समस्याएं हैं, बच्चों के अभिभावक बिना एडमिशन के अभी भी घूम रहे हैं 134 के पेपर पास करके। ठीक है, कोरोना काल में निजी स्कूलों का अनिल विज ने प्रॉपर्टी टैक्स माफ कर दिया, किसी व्यक्ति का माफ नहीं किया, क्योंकि निजी स्कूल क्या ज्यादा गरीब है? ये समस्याएं बहुत सी हैं। ये सिर्फ धर्म परिवर्तन के नाम पर, मैं भी मानता हूँ धर्म परिवर्तन जबरी नहीं होना चाहिए, अगर कोई जबरी करे उसको फांसी भी टांग दीजिए, ऐसी क्या बात है। लेकिन हमारे तो ठीक है, इस विषय पर सपोर्ट कर दीजिए ना, इस विषय पर सपोर्ट कर, बाकी तो कौन ऐतराज कर रहा भाई? आपने जो समस्या गिनाई उसके लिए तो आप लोग विपक्ष में है ना भाई, विपक्ष का काम है समस्या उठाइए। सरकार एड्रेस नहीं करेगी तो जनता आपके साथ आ जाएगी कि भाई ये समस्या है, सरकार ने इसको सुना नहीं। लेकिन जो समस्या है उस समस्या को लेकर अगर कोई कानून आ रहा, आप कह रहे हैं कि नहीं बहुत अच्छा है, अगर कोई जबरन करा रहा तो फांसी पे टांग दीजिए, तो कम से कम जो ये ला रहे हैं उसका समर्थन करिए। तो हम इसको बुरा नहीं कर रहे, मैं कह रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ ढकोसलेबाजी है। बीजेपी वाले सिर्फ ड्रामेबाज लोग हैं, ये क्या करते हैं, जनता का ध्यान भटकाने के लिए इधर लेके जा रहे हैं। ओंकार जी का एतराज इस कानून को लेकर नहीं है, बाकी मुद्दों से आप डाइवर्ट कर रहे हैं, उससे उनका एतराज है। ठीक है, अब बाल मुकुंद जी, ठीक है, क्योंकि आज कांग्रेस ने किया ना विरोध। बाल मुकुंद जी क्या दिक्कत है? अगर आ रहा है तो आने दीजिए ना कानून, आप तो खुद भी कह रहे हैं इस बात को। मैं जो आयुष जी कह रहा हूँ, जो मेरी पार्टी कह रही है, ये एक राष्ट्रीय मुद्दा, राष्ट्रीय आज केंद्र में भी इनकी सरकार है, हरियाणा में भी इनकी सरकार है। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, प्रदेश की जनता देख रही है कि ये 3 मुद्दों को लेकर के आते हैं। आप क्या समझते हो पूरे देश में जरूरत नहीं है? अगर हरियाणा में जरूरत है, क्या केरल में जरूरत नहीं है, असम में जरूरत नहीं है, पूर्वी स्टेट में जरूरत नहीं है? आप अगर राष्ट्रीय स्तर पर भी ले आएंगे तो क्या समर्थन कर देगी कांग्रेस पार्टी? देखिए, कांग्रेस बिल्कुल समर्थन करेगी, बात करेगी, मुद्दा को सिलेक्ट कमेटी में भिजवाएगी। सिलेक्ट कमेटी क्या? चलिए प्रवीण जी भाई, अब राष्ट्रीय स्तर पर ले आइए, अब तो कांग्रेस कह रही समर्थन कर देगी। देखिए मैं बालमुकुंद जी से ये जानना पहले सुन लेते हैं प्रवीण जी, एक सेकंड पहले कंप्लीट हो जाए बालमुकुंद जी की बात। बालमुकुंद जी, हरियाणा में भी हमने ये कहा कि आप इसको सिलेक्ट कमेटी को भेजिए। इसमें आयुष क्या है, आप तो विद्वान है चीजों के, ये जो कमेटियां होती हैं, सिलेक्ट कमेटी है, उसमें मुद्दों पर सिलसिलेवार विचार विमर्श होगा। जो कुछ कमियां हैं या जो कोई खामियां रही हैं, कुछ इन्होंने ऐड कर दी, ये भी विद्वान लोग हैं जैसा कि ये कहते हैं। तो कुछ हमारे लोग बैठेंगे, सब लोग मिलकर एक चीज तय करके एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। तो क्यों नहीं देना चाहते सिलेक्ट कमेटी को? किस बात की हड़बड़ी है इनको? आयुष जी केवल राजनीति करने के लिए या लोगों में भ्रम पैदा करने के लिए? चलिए ये पॉइंट उठाया, ठीक है प्रवीण जी कह रहे हैं कि सिलेक्ट कमेटी को भेज दीजिए ना, उनका एतराज केवल इतना है कि आप उसको सिलेक्ट कमेटी को भेजिए। चलिए मैं जवाब दे देता हूँ सर। देखिए, एक तो पहले ऐसा है कि जब कानून कोई विधानसभा में आता है पास होने के लिए, उसके ऊपर बाकायदा चर्चा होती है, पक्ष और विपक्ष सभी विधायक अपनी बात रखते हैं। अगर कोई ऐसा विषय है जो कांग्रेसी विधायक अपनी बात रखे और सरकार को लगता है कि ये बात तथ्यात्मक रूप से ठीक है, तो वो उसके अंदर अमेंडमेंट हो जाती है, हम सभी जानते हैं। लेकिन मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि जब 1979 के अंदर जनता पार्टी की सरकार केंद्र में थी, उन्होंने ये कानून लाने की कोशिश की थी, तो कांग्रेस ने विरोध क्यों किया? दूसरा, ये कहते हैं सिलेक्ट कमेटी के पास जाना चाहिए, सिलेक्ट कमेटी जो है उसके ऊपर देख लेगी। फिर मैं ये जानना चाहता हूं कि 2008 के अंदर जब राजस्थान में वसुंधरा राजे सरकार ने कानून बनाने की कोशिश की, तो कांग्रेस ने उसको लागू क्यों नहीं होने दिया? केंद्र ने उसके ऊपर जो कुछ बिंदुओं के ऊपर ऐतराज लगा के उसको रोक क्यों दिया? मैं ये जानना चाहता हूँ। मैं फिर ये जानना अरे अब सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए, ये बिंदु यहाँ भी है। अरे भाई परेशान मत हुआ करो, बीच में मत बोलो। अब मैं इनसे ये भी जानना चाहता हूँ कि 2009 के अंदर जब केरला के अंदर हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दी थी, तब तो आप समर्थन में थे, आप तो गठबंधन में थे सरकार के, तब आपने उस केरला हाईकोर्ट की बात को मान के वहां पे कानून क्यों नहीं बना दिया? मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि सिद्धारमैया ने जो मसौदा तैयार किया था, वो आपके शीर्ष नेतृत्व ने रुकवा क्यों दिया था? मैं ये भी जानना चाहता हूं कि वीरभद्र जी ने जब कोशिश की 2006 के अंदर, वहां पे आपके शीर्ष नेतृत्व को क्या ऐतराज था? सबसे बड़ा विषय ये है, आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, पंडित नेहरू जिस वक्त देश के प्रधानमंत्री थे, सोनीपत से इंडिपेंडेंट मेंबर पार्लियामेंट थे, आयुष शायद शास्त्री जी समथिंग करके, नाम मुझे अच्छी तरह याद नहीं है, उन्होंने गो हत्या के ऊपर कानून लाने की आवाज उठाई थी, प्राइवेट मेंबर बिल लेके आए थे। सबसे पहले ऐतराज पंडित नेहरू जी ने उठाया।
ये वो कांग्रेस है? एक बार इतिहास तो पढ़ के देख लो अपनी कांग्रेस का। यहाँ बैठ के अब हमें क्या, सच्चाई ये है क्योंकि आपको तुष्टीकरण की राजनीति करनी है, आपने राजनीति करनी है देश को बांटने की, क्योंकि आप वो दल हो धारा 370 को हटाते हैं तो विरोध में कौन आता है? ठीक है प्रवीण जी, लेकिन ओंकार जी का भी कहना है कि हरियाणा की जो समस्याएं हैं उससे आप लोग का ध्यान भटकाना है, खाली इसलिए आप लोग इस तरह के कानून को लेकर के आ रहे हैं, जो मेन इश्यूज हैं उस पर तो आप डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं। नहीं, देखिए यहाँ पे भी देखिए मैं जवाब देता हूँ। विधानसभा सत्र चल रहा है, सबसे लंबा सत्र है, हर विधायक को मौका मिल रहा है अपने क्षेत्र की प्रदेश की समस्याएं उठाने का। विधानसभा होती भी इसलिए है, कानून बनाना जनता के लिए, समस्याओं का समाधान करना। अगर ओंकार जी कहते हैं कि ये कानून ठीक है तो विधानसभा में इसका समर्थन कीजिए, और जिन समस्याओं का यहाँ जिक्र कर रहे हैं विधानसभा में आवाज उठाइए। विधानसभा है इसलिए, अगर आपको लगता है समस्या है तो उसको विधानसभा में उसमें चर्चा कीजिए, आवाज उठाइए, वहां पे बात रखिए अपनी। हम कब ऐतराज कर रहे हैं? और आप बेहतर जानते हैं आयुष कि अब तक ओंकार जी की पार्टी ने जिन समस्याओं को समस्या कह के उसको इशू बनाने की कोशिश की, नतीजा ये होता है कि प्रदेश की जनता नकार देती है। प्रदेश की जनता कहती है ये इशू ही नहीं है। अब जैसे किसानों के विषय में बात करें, देखिए मुद्दे से बात भटक जाएगी, लेकिन ओंकार जी को मैं जवाब दे देता हूँ। देखिए आप विषय क्या आ जाता है, विषय आ जाता है किसानों का। तो जब आप विधानसभा में ये बात करते हैं तो सरकार रिकॉर्ड रख देती है कि सबसे ज्यादा मुआवजा हमने दिया, सबसे ज्यादा फसलें एमएसपी पे हम खरीदते हैं, सबसे ज्यादा सब्सिडी किसानों को हम दे रहे हैं। जब ये आंकड़े विधानसभा सत्र में आते हैं तो ओंकार जी की पार्टी चुप हो जाती है, क्योंकि फैक्ट बिल्कुल अलग है, ये बात कुछ अलग कर रहे होते हैं। जब रोजगार की बात आती है तो विधानसभा में जब आंकड़े रखे जाते हैं तो पता लगता है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा नौकरियां देने वाली सरकार ये है, इससे पहले किसी सरकार ने इतनी नौकरियां नहीं दी। ये सारे तो चलिए ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है कि और जो इश्यूज हैं उसको भी उठाना चाहिए और उस पर भी चर्चा होना और स्वस्थ चर्चा होना बहुत जरूरी है। मेरे पास समय नहीं, आप लोग का शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला, इस चर्चा का हिस्सा आप लोग बने। हालांकि अब ये जो कानून लाया जा रहा है उसको लेकर के ऐतराज है, लेकिन देखना यह है कि सरकार का स्टैंड क्या रहता है और विपक्ष इसको किस तरह से देखती है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।